आप सबका स्वागत करता हूं मेरे नए YouTube चैनल सत शिक्षा पे। और मैं आज आपके लिए दवाई लेके आया हूं। चौक गए दवाई किस चीज़ का? तो दवाई उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी अभी रह गई है, जिन्होंने तैयारी नहीं की है, या जो किसी वजह से, बीमारी की वजह से या किसी वजह से, घर की प्रॉब्लम की वजह से अभी तक अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाया, तो उनके लिए दवाई है। आज से आज अक्टूबर चल रहा है, अभी से अगर बच्चे तैयारी करना चाहे तो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स ले सकते हैं। तो उनके बच्चों के लिए दवाई है। मैं कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इस कम समय में 2 से 3 महीने जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बच गए हैं, इसमें अच्छे से अच्छी तैयारी करके ला सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप अधिक से अधिक नंबर गेन कर पाओगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो पहला जो पॉइंट है वो सबसे पहले ये है कि यदि अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको सबसे पहले नोट्स बनाना, टाइम टेबल बनाना चाहिए। मेक अ टाइम टेबल। सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना है। अगर आप टाइम टेबल बना लेते हैं सभी सब्जेक्ट्स का कि आपको कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको पूरा दिन है वो आप कैसे बिताओगे, पूरा दिन में आप कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ोगे, आप जो आपके घर के भी कुछ काम होते हैं वो आप कैसे करोगे, ये सारे आपको इस टाइम टेबल में आपको लिख लेना है पहले। और लिख के अपना स्टडी टेबल या स्टडी रूम जहाँ भी है, एक दीवार साइड में आपको लगा देना है। और आपको उसी के अकॉर्डिंग कोशिश करना है कि वह जो टाइम टेबल आपने बनाया है आज से, उसी को फॉलो करते हुए आगे की पढ़ाई करेंगे। तो पहला है कि सबसे पहले आज आप स्टार्ट करेंगे, मेरे वीडियोस के बाद आप कोशिश करेंगे कि आप एक नया अपना टाइम टेबल बना लें, जो यह टाइम टेबल आपके हेल्पफुल होगी ताकि आप समय से हर एक सब्जेक्ट को बराबर टाइम देख सकें। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप कोशिश करेंगे कि टाइम टेबल में सभी सब्जेक्ट के लिए कुछ न कुछ टाइम ज़रूर दें। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका होगा आज का कि आप टाइम टेबल बनाएं ताकि आप सभी विषय को और अपनी दिनचर्या को, जो आपके फालतू कामों में बहुत सारा टाइम चला जाता है, उससे आप रोक सको। तो सबसे पहला आपका काम है कि टाइम टेबल को मैनेज करना। तो सबसे पहले आप अभी मेरी वीडियो के देखने के बाद ही टाइम टेबल बना लोगे कि दिन भर आपका दिनचर्या, आपका दिन कैसा रहेगा, आप किस टाइम क्या करते हैं, किस टाइम कोचिंग जाते हैं, किस टाइम आप स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, किस टाइम आप घर के कुछ काम करते हो, सबको मेंशन करते हैं। टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल बना लेंगे जिससे आपको आसानी होगी, क्या कहते हैं, और सब्जेक्ट को टाइम देने में, सभी सब्जेक्ट को टाइम देने में। तो पहला आपका काम है कि आप टाइम टेबल बना लेंगे। सेकंड है मोर टू हार्ड एंड लेस टू वीक। इसका मतलब यह है कि आप जो कठिन विषय है, माफ़ करना बेटा, आपको सही से दिख नहीं रहा होगा तो मैं दोबारा से ले लेता हूँ, मार्कर की थोड़ी दिक्कत है। मोर टू हार्ड एंड लेस टू वीक, यानी जो आपकी कठिन विषय है, जब आप टाइम टेबल बनाएंगे तो ध्यान रखना है कि जो आपकी कठिन विषय है, आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं या कठिन विषय है, या जिनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, जिनकी तैयारी आपकी बहुत कम है, तो उनको आप, यानी जो कम तैयारी होती है वो जो हार्ड होता है बच्चों के लिए, तो आपको करना क्या है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना, यानी ज़्यादा टाइम उनको देना है। ठीक है, ताकि उसकी तैयारी प्रॉपर हो सके। बच्चों का देखा जाता था तो ज़्यादातर मैथ कमज़ोर होता है, तो मैथ के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, हिंदी के लिए, SST के लिए, साइंस के लिए आपको थोड़ा कम समय देना है। इसी तरह जो बच्चे कॉमर्स में पढ़ते हैं उनको अकाउंट्स है तो अकाउंट्स को ज़्यादा समय देना है। बिजनेस स्टडी, EPS, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब सब्जेक्ट को थोड़ा कम टाइम देना है। लेकिन जो हार्ड सब्जेक्ट है या जो कम आपकी तैयारी है उनको ज़्यादा टाइम देना है। ये बच्चे के ऊपर है कि बच्चे ने किस विषय में ज़्यादा तैयारी कर रखी, कौन सा विषय उसको हार्ड लगे। किसी के लिए मैथ हार्ड है, किसी के लिए इंग्लिश हार्ड है, सभी बच्चों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कोशिश करना है कि जो हार्ड सब्जेक्ट है बच्चों के लिए, वो उस पर निर्भर करता है, जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको हार्ड क्या लगता है। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट हो गया।
अब तीसरा जो पॉइंट है आपके सामने वो ये है कि सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, यानी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए, जिन बच्चों की तैयारी हुई है वो भी और जिन बच्चों की तैयारी कम हुई है वो भी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ये पता चल जाता है हमें कि पीछे हमारे मतलब जो बोर्ड्स में है वो किस तरह के सवाल आएंगे। बच्चों को पता चल जाता है किस तरह का बोर्ड का लेवल होता है, कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और ये ऐसा देखा गया है लगातार कि पीछे जिस हिसाब से सवाल पूछा गया है उसी हिसाब से आगे भी बच्चों बोर्ड में बच्चों से सवाल बोर्ड ने पूछा है। इसलिए कोशिश ये करना है कि आपको प्रीवियस ईयर के कम से कम 5, 7, 10 साल के जितना आपसे हो सके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ताकि वह आपके नंबर को इंक्रीज़ कर सके, आपके नंबरों को बढ़ा सके। तो कोशिश करना है बेटा कि आप पिछले साल के एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कीजिए। मार्केट में ऐसे बहुत सारे बुक्स आपके उपलब्ध हैं, किसी विषय का आप चाहोगे तो वो आपको आराम से आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो आप पहले तीसरा पॉइंट है कि आप पुराने जितने भी पेपर आए हुए हैं पिछले सालों के वो सारे आप सॉल्व कर लेंगे। तीन पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है लिख कर याद करना, लिख कर याद करना। बहुत बच्चे लगातार बोलते हैं कि सर याद नहीं होता, याद नहीं होता, याद नहीं होता, और बहुत बच्चों को याद करने में दिक्कत होता है। तो उन बच्चों के लिए ये कहूँगा कि जो भी चीज़ आपको याद करनी है, आपको हिंदी याद करना है, आपको एसएसटी, बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप, आपको किसी विषय का कुछ भी याद करना है, आपको केमिस्ट्री याद करना है, उसके कुछ थ्योरम याद करना है, फिजिक्स के कुछ ऐसे चीज़ें जो याद करनी है, तो सबसे अच्छा इंग्लिश के कुछ याद करें, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको लिख लिख के याद करो। मैथ के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। मैथ में आप रट्टा मत मारो, फॉर्मूले याद मत करो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो। जहाँ पे जो चीज़ ज़रूरी है वहीं पे यूज़ की जाती है। जहाँ तक रही बात जहाँ पे हमें लिख के याद करने की ज़रूरत है, जैसे हिंदी है, एसएसटी है, साइंस है 10th तक के बच्चों के लिए, तो इसमें जो हमें अगर हम लिख के याद करते हैं तो हमें वो चीज़ जल्दी आती है। देखा गया, एक सर्वे में पाया गया है कि अगर हम किसी चीज़ को बस पढ़ डालें वो हमें 5% याद आ रहा है, अगर हम उस चीज़ को लिख डालें वो 20% रहता है। लेकिन हम पढ़ के और लिख कर, पढ़े भी लिखे भी बार बार, तो हमें वो कम से कम 70 to 80% हमारा दिमाग उसको गेन कर लेता है। यानी वो चीज़ हम नहीं भूल पाते। 70 से 80% वो चीज़ हमारे पास है। यदि हम पढ़ के लिखे, तो अगर ऐसा हम 2 बार 3 बार करते हैं तो वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो बच्चों याद रखना है कि आपको लिख लिख कर याद करना है। अगर लिख लिख के आप याद करते हैं तो आपकी जो कैपेसिटी है वो याद करने की इम्प्रूव होगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर को याद कर रहे हो। तो लिख कर याद करना है। इससे आपके 2 चीज़ें होंगी, आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी होगी, राइटिंग में भी सुधार होगी, अक्षर भी बनेंगे और आपको ये लंबे समय तक याद रहेगी। यानी एग्जाम के टाइम में आपको बस क्या करना है, किताब उठाना है और जल्दी से उसको याद कर लेना। तो कोशिश करना लिख लिख के याद करना है, ठीक है। तो ये आपका लिख कर याद करना है। हमारा 5वां पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही बेटा, इसको मिस नहीं करना है। आंसर इन पॉइंट्स, आंसर इन पॉइंट्स। कोशिश करना है आपको हमेशा हर एक सब्जेक्ट में कोशिश करना है कि आपको पॉइंट में आंसर देना है, हमेशा पॉइंट में आंसर देना है। आपके पॉइंट के जो आंसर होंगे वो एक तो वो अच्छी तरह से लिखा होगा, एक राइटिंग बनेगा, टीचर को प्रभावित करेगा, और एक आपके नंबर जो कटने के चांस होता है उसको रिड्यूस करता है। क्योंकि यदि किसी भी चीज़ पर मान लो कि बोला कि आप इस पर टिप्पणी करें और वो क्वेश्चन 5 नंबर का है, अगर उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा लिखने के बाद उसमें 5 पॉइंट में आप उसके आंसर दे देते हैं तो आपको हर पॉइंट का 1 नंबर के हिसाब से टीचर दे देगा। अगर 5 पॉइंट है और थोड़ा ठीक ठाक लिखे हुए तब भी आपको 5 में से 5 नंबर टीचर पक्का देगा। यदि 2 मार्क्स के कोई क्वेश्चन है और उसके बारे में हल्का सा लिख के और उसके 2 पॉइंट आप लिख देते हैं तो टीचर नंबर नहीं काट सकता।
लेकिन होता क्या है कि हम लिखते चले जाते हैं। उसमें क्या होता है कि टीचर उसकी मर्जी है, वो नंबर दे या काट ले, 5 नंबर का 4 दे देगा, 3 दे देगा, 2 दे देगा, आप नहीं रोक सकते। लेकिन पॉइंट होगा तो उसने वो टीचर सोचेंगे कि बच्चे ने 5 क्वेश्चन लिख रखा है, सॉरी 5 पॉइंट लिख रखा है, तो 5 पॉइंट अगर बच्चे ने लिख रखा है तो 5 नंबर देना बनता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर 2 पॉइंट लिख रखा है तो बच्चे को 2 मार्क्स देना बनता है। तो इस तरह आपकी जो पेपर चेकिंग होती है उस समय जो नंबर होते हैं आपको पॉइंट के हिसाब से पूरे मिल जाते हैं। एक जो छठी चीज है मैं आपको बतानी चाहूंगा, मेंटेन स्पेस इन योर कॉपी। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो जो पेपर होता है, पेपर जो होता है आपका एग्जाम शीट जो होता है, उस पेपर पे आप बराबर स्पेस डालें। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो सपोज दैट आप एक क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको हमेशा कम से कम इतना गैप, ये जो गैप है, हमेशा दूसरा जो क्वेश्चन है आंसर 1 और आंसर 2 के बीच थोड़ा गैप होना चाहिए, ये गैप होना चाहिए आंसर 2, ताकि टीचर को मार्क्स देने के लिए यहाँ पर जगह रहे कि आपको कितना मार्क्स देगा, 2 देगा, 3 देगा, जो भी देगा। तो अगर टीचर को देने के लिए जगह, मार्क्स देने के लिए जगह होता है तो टीचर थोड़े उसमें कंफर्टेबल फील करते हैं और फिर बच्चे को नंबर मिलने के चांस होते हैं। ठीक है। दूसरा, और आप एक चीज़ और कर सकते हो कि जैसे आपका एक आंसर नंबर 1 दे दिया आपने, तो आपको कोशिश करना है कि 2 लाइन छोड़कर एक लाइन खींच दे, फिर 2-3 लाइन 4 लाइन छोड़ के आंसर नंबर 2 शुरू करें। 2-3 लाइन यानी कि 2-3 लाइन छोड़ के एक लाइन खींच देना है अगले आंसर को देने से पहले, और फिर नेक्स्ट आंसर देना है। ऐसे जब आंसर 3 दोगे तो फिर आप ऐसी 2-3 लाइन छोड़ के लाइन ऐसे खींच दोगे, फिर आंसर नंबर 3 आप करोगे। इस तरह से आप आंसर शीट को करेंगे। आप जरूर स्पेस छोड़िएगा, ताकि स्पेस छोड़ने से क्या होगा कि टीचर के पास मार्क्स देने के लिए जगह होता है। कई बार टीचर के पास जगह नहीं होता तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करते और मार्क्स ज़्यादा देना भी चाहते हैं लेकिन उनको कम देना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान है। दूसरा, आप जब आप लिखते हैं कोई भी चीज़ को 2 शब्दों के बीच, जैसे मेरा नाम राजू है, तो इनके बीच जो गैप है ये बराबर होना चाहिए। और कॉपी पे आप एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो 1 उंगली का गैप है, इतना उंगली का गैप होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके आंसर शीट भी बढ़ेंगे, आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होगी। ठीक है, और आपको मार्क्स भी इस तरह से बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये वो 6 पॉइंट है जिससे आप अपने जो तैयारी है वो और कुछ अपनी तैयारी को इम्प्रूव करके अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ले सकते हैं। और ये मैंने देखा है अपने, कई बार मेरा एक्सपीरियंस है कि इस चीज़ को जो बच्चा फॉलो करता है लास्ट के 2-4 महीने में, वो कई बार ऐसा हुआ कि 80 से 90% मार्क्स भी बच्चे लेके आए हैं। ठीक है, मात्र अंतिम समय की पढ़ाई में, 2-4 महीनों की पढ़ाई में बच्चों ने अगर इन सब बातों पर ध्यान दिया है तो वो उस बच्चे ने बहुत ही अच्छे अंक बोर्ड्स में प्राप्त किए हैं। तो ये जो वीडियो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे जो 10th के हैं, जो 12th के हैं, जो CBSE बोर्ड के हैं, चाहे ICSE बोर्ड, किसी को ये सभी उसको फॉलो कर सकते हैं। पहला, मेक अ टाइम टेबल। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ, मेक अ टाइम टेबल, यानी आप अपना जाके अभी घर पे आप जो भी आपकी दिनचर्या है, आप जो भी दिन भर में काम करो, एक कॉपी पे, एक पेज पे लिख डालो और उसे अपने स्टडी टेबल पे की दीवार पे, या अपने जहाँ पे स्टडी रूम, अगर किसी के पास स्पेस है, पूरा रूम है पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे अलग अलग कलर में अच्छे से बना के दीवार पे टांग सकता है और उसी के अनुसार वो अपने दिनचर्या को फॉलो कर सकता है। इससे क्या होगा कि वो अन्यथा यानी फालतू में इधर उधर नहीं घूमेगा। पहला पॉइंट है। दूसरा, मोर टू हार्ड एंड लेस टू वीक। ये कहावत है कि हार्ड चीज़ के लिए हमें ज़्यादा समय देना चाहिए, ज़्यादा चीज़ें करनी चाहिए। हार्ड चीज़ों के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो आपके पास जो अधिक कठिन सब्जेक्ट है या कोई सब्जेक्ट का, मैथ का कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको कठिन लगता है, उस पर थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए।
मैथ ज़्यादा आपको कठिन लगता है उस पर ज़्यादा समय दीजिए। हिंदी आपको आसान लगता है, हिंदी में कम समय दीजिए। अगर किसी बच्चे को हो सकता है कि साइंस टफ लगता तो साइंस पे ज़्यादा समय, मैथ पे थोड़ा कम समय, लेकिन देना सबको प्रॉपर जितना जिसको ज़रूरत है उतना उसको टाइम देना है उस सब्जेक्ट को, ठीक है। तीसरा है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यानी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसे हम सॉल्व करना है। इससे क्या होता है, हमें समझ आती है कि क्वेश्चन पेपर किस ढंग से आएगा, किस तरह के क्वेश्चन पेपर होंगे, कितने सवाल पूछे जाएंगे, कितने सवाल कितने मार्क्स से होंगे, कौन सा सवाल 1 मार्क का होगा, कौन सा सवाल 2 मार्क का होगा, कौन सा 3 का, 4 का, 5 का, और किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हम किस ढंग से तैयारी करें, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। हम कम समय में कोशिश करना चाहिए बेटा कि कम समय में हम उसी चीज़ को पढ़ें जो आते हैं। फालतू आपके पास अब समय नहीं बचा कि आप बहुत सारा पढ़ोगे, आपको सिर्फ उन चीज़ों को आइडिया लेना है कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से जो चीज़ें लगातार पूछी जा रही है उन्हीं को हमें पढ़ना है, अच्छे से उसकी तैयारी करनी है। इस तरह से आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद लिख कर याद करना, हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा लिख करके याद करना है। लिख करके याद करने से क्या होता है, हमारी मेमोरी उसे एक्सेप्ट बहुत जल्दी करती है। अगर लिख लिख के आप याद करते हैं तो 7 to 80% चीज़ें आप कभी नहीं भूलते, लगभग 1 साल तो याद रहेगा ही। और जब रिवीजन करेंगे आप तो वो चीज़ें तुरंत याद आ जाएगी। तो एक काम और करना है कि लिख कर याद करने में आपको नोट्स भी बनाना है। जो भी विषय का आपको पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बना लेने हैं। हर एक सब्जेक्ट का नोट्स क्या करेगा, आपकी टाइम को बचाएगा, आपके समय को बचाएगा। उसके बाद आंसर इन पॉइंट्स, 5वां, हमेशा पॉइंट्स में आंसर दें, बिना पॉइंट के आंसर ना दें। अगर बिना पॉइंट के आप आंसर देते हैं तो मार्क्स लेने का यानी मार्क्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा मुश्किल होता है टीचर को कि मार्क्स पूरा दिया जाए। अगर आप डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे, अच्छा भी लिखा होगा तब भी टीचर थोड़ा कंफ्यूज रहता है, यार 5 में से 4 मार्क्स दूँ, 3 मार्क्स दूँ, 2 मार्क्स दूँ, बट टीचर कंफ्यूज, ठीक है। तो कोशिश करना है कि आप पॉइंट में लिखिए ताकि 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा 5 पॉइंट्स में देना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है 4 पॉइंट में देना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है 2 पॉइंट में आंसर उसका देना है। इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अब आता है हमारा छठा, मेंटेन स्पेस इन योर कॉपी। अपने कॉपी में अपना स्पेस मेंटेन करें, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि हर एक आंसर के बीच 5-7 लाइन का गैप होना चाहिए, साफ सुथरा दिखना चाहिए, टीचर को जगह होना चाहिए उन्हें मार्क्स देने के लिए। तो इस तरह से आप बोर्ड में बहुत ही इन कम समय की तैयारी में भी आप बहुत अच्छा मार्क्स ले पाते हैं। और भी अगर बच्चों तुम्हें कुछ और चाहिए, तुम चाहते हो कुछ और जानने के लिए, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी जो इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपके काम का है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सत शिक्षा यूट्यूब चैनल, ये मेरा पहला वीडियो और आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।